चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्टली सेक्शन 9 से। ओके डन। फिर भी एक ओवरव्यू जैसे कि हैबिट में है कि आपको एक बार एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि अभी तक हमने 6 क्लॉज 6 बना जिससे हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस, देन 6 क्लॉज 6 जिससे एडिशनल कंडीशन, देन 6 क्लॉज 1A जिससे डीम्ड रेजिडेंट देखा, फिर उसके बाद इसके अंदर एक्सेप्शंस आते हैं और इसके अंदर आता है एक कॉन्सेप्ट ऑलवेज RNOR वाला। ठीक, उसके बाद फिर हमने HUF का, पार्टनरशिप फर्म का, LLP का, AOP, BOI, AJP इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, कंपनी वगैरह का। ठीक, फिर हमने सेक्शन 5 यानी कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम, देन हमने कल सेक्शन 7 मतलब इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी इनकम जिसे हम इंडिया में रिसीव हुआ मान लेते हैं, वो रिसीव नहीं होती इंडिया में लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई होगी। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 से वो इनकम जो हम इंडिया में अराइज मान लेंगे, रिसीव भले कहीं भी हुई हो, हम ऐसा मान लेंगे कि इस इनकम का जो सोर्स है वो क्या है, इंडिया में कहीं से है। ठीक है, एक एक करके इन सारी टाइप की इनकम पे आपसे मैं बात करूं। हाँ, भले ही इनकम रिसीव चाहे कहीं पर भी हुई हो, आपको दुनिया के किसी भी कोने में इनकम रिसीव हुई हो, उस इनकम का सोर्स अगर इंडिया है तो उसे डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इससे, सैलरी अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। आपको ये सबसेक्शंस याद नहीं रखने हैं, आपको केवल मेन सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 9। सब सेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रही हूं उस सीक्वेंस में ही आप लिखेंगे। तो ये पहला, सैलरी अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। कोई नॉन रेजिडेंट, आप देखते होंगे इतने सारे फॉरेनर्स इंडिया में जॉब के लिए आते हैं ना, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो उन फॉरेनर्स को, वो है क्या, नॉन रेजिडेंट। वो ड्यू टू देयर स्टे इन इंडिया वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। मान लो पिछले महीने इंडिया में आया है, पिछले महीने ही वो पहली बार इंडिया में आया है, तो वो कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, ना वो एडिशनल फुलफिल कर रहा। इंडिया में क्यों आया है, पिछले महीने ही उसकी नौकरी लगी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है। तो ये जो उसे सैलरी मिलेगी, मंगवा ये रहा है उस सैलरी को सपोज अपने लंदन के अकाउंट में, कहीं पर भी मंगवा, सैलरी कहाँ से मिली है, इंडिया से मिली है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, अराइज इन इंडिया। ये सैलरी इंडिया में अराइज हुई है, रिसीव भले ही आपने कहीं पर भी की हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जेन्युइन सी बात है। 7 में रिसीव की बात करता है, 7 में ये बात करता है रिसीव आपको इंडिया के बाहर हुई है, हम रिसीव ही इंडिया में मान लेते हैं। यहां हम रिसीव कहीं पर भी हुई हो, एक्चुअली हम अराइज इन इंडिया मान लेंगे, इंडिया में सोर्स है इस इनकम का। ठीक है, अब दूसरा देखना, वही सेम सैलरी लेकिन किससे, गवर्नमेंट से। किसको, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन को, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। आपने मूवी देखी है एक था टाइगर, एक था टाइगर देखी है ना, उसमें जो सलमान खान है, जो टाइगर है, वो क्या करता है, देखी नहीं है, मूवी नहीं देखी। टाइगर जिंदा है, वो मान लो टाइगर जिंदा है भाई, एक वो सेम सी मूवी थी ना, इसी का तो सेकंड पार्ट था। हाँ बिल्कुल, हाँ एकदम सही। तो जो सलमान खान है वो इंडिया का सिटीजन है, काम कहाँ कर रहा है, इंडिया से बाहर जाकर के काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है। उसे तनख्वाह कौन दे रहा है,
इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो इनकम रिसीव तो उसे जेन्युइन सी बात है ना, इनकम रिसीव तो बाहर ही कहीं हुई होगी। क्योंकि आज सपोज ये सलमान खान अपन मान लेते हैं जैसे कि यूएसए के अंदर है, यूएसए में ये इंडिया के लिए काम कर रहा है, यूएस में रह करके ये इंडिया के लिए काम कर रहा है। या चलो एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी। एम्बेसी वर्ड सुना है आपने नाम? एम्बेसीज होती है ना, तो जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी क्या काम के लिए होती है? यूएस में जो इंडिया के लोग होंगे जिन्हें कोई मदद चाहिए, जिन्हें कुछ भी जानकारी चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो इस इंडियन एम्बेसी में जाएंगे। भाई बाहर के देश में, परदेश में आपकी सुनने वाला कौन है? कोई तो देसी आदमी होना चाहिए ना, वो देसी आदमी इंडियन एम्बेसी होती है। इंडियन एम्बेसी में जो काम करते हैं ना, वो इंडियन सिटीजन होते हैं, यहीं से अपॉइंट होते हैं, इंडिया से ही रिक्रूटमेंट होता है उनका, फिर वो बाहर जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस, वहां से लोग बाग इसके लिए अपॉइंट होते हैं, फॉरेन सर्विसेज के लिए। ठीक, अपॉइंट हो गए, इनको तनख्वाह कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तनख्वाह रिसीव कहां होगी? ऑफ कोर्स यूएसए में रिसीव होगी ना, अगर इसकी नौकरी वहां है तो दैट मीन्स इसका बैंक अकाउंट भी वही होगा। अब ये तो बोल देगा मैं तो कभी इंडिया में आया ही नहीं, या मैं प्रीवियस ईयर में इंडिया में था ही नहीं, मैं तो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं हूं, रेजिडेंट नहीं हूं, मेरे को तो सैलरी भी यूएस के अकाउंट में मिल रही है, मैं इस इनकम पे टैक्स ही नहीं दूंगा। नहीं, आपको सैलरी मिल किसके थ्रू रही है? इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे हम इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सोर्स कहां है? इंडिया में। इस इनकम का सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अगर वो बाहर है, वहां टैक्स, यूएस में टैक्स पे करेगा। अगर वो यूएस में रह करके टैक्स पे कर रहा है, पहली बात तो इसके ऊपर उस पे यूएस में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो यूएस से कमाई नहीं कर रहा। कमाई कहां से कर रहा है? इंडिया से कर रहा है। उसको तनख्वाह यूएस गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कौन दे रही है? इंडियन गवर्नमेंट। जैसे सलमान खान बाहर गया था ना, तो उसे शोज के लिए पैसा किसने दिया था? बाहर के लोगों ने दिया था, हमारी भारत सरकार ने नहीं दिया था, या भारत के किसी इंसान ने नहीं दिया था। यहां तो इसको पैसा कौन दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट दे रही है ना। यूएस गवर्नमेंट को क्या लेना देना इस चीज से? ठीक है, यूएस गवर्नमेंट को केवल लेना देना क्या है? ये इंडियन एम्बेसी का कुछ पार्ट इसको जाएगा, एम्बेसी पेमेंट करेगी इसको, वो पर्सन पेमेंट नहीं करेगा। यूएसए को जो पेमेंट जाएगा वो इंडियन एम्बेसी करेगी, और एम्बेसी के बिहाफ पे दैट मीन्स कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो उससे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई लेना देना नहीं है, इसकी इनकम पे यूएस टैक्स नहीं लगाएगा। डन, समझ आया? इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जा रहा है सर्विसेज रेंडर करने के लिए, और वो बाहर जाने की तनख्वाह उसे कौन दे रही है? इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडियन एम्बेसी। डन, दो चीजें हमने देखी और दोनों की दोनों सैलरी से रिलेटेड। या तो नॉन रेजिडेंट इंडिया में सैलरी कमा रहा है, या फिर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर सैलरी कमा रहा है। किसके थ्रू? इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर? पहला ये, दूसरा ये। अभी तीसरा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है। आज हम बात करते हैं रिलायंस जियो। रिलायंस जियो क्या है? इंडियन कंपनी है। हाँ जी बिल्कुल है। क्या आपने बीच में सुना था रिलायंस के अंदर वो फेसबुक के भी शेयर्स है? रिलायंस में फेसबुक, जो फेसबुक का ओनर है ना जुकरबर्ग, उसका भी कुछ परसेंट स्टेक है रिलायंस के अंदर। रिलायंस जियो में उसने भी पैसा लगाया है, तो उसको डिविडेंड मिलेगा। पर कहाँ मिलेगा? जुकरबर्ग तो इंडिया के बाहर का है, इंडिया का रेजिडेंट तक नहीं है, सिटीजन तक नहीं है, कुछ भी नहीं है।
इसे रिलायंस क्या दे रही है? डिविडेंड का पेमेंट कर रही है। भाई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पैसा देती है, तो रिलायंस फेसबुक को क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। फेसबुक कहाँ है? इंडिया के बाहर। डिविडेंड कहाँ रिसीव होगा? इंडिया के बाहर। सारी बातें एकदम जेन्युइन है ना भाई। जब कंपनी इंडिया के बाहर की है फेसबुक, तो उसको डिविडेंड भी इंडिया के बाहर होगा। लेकिन डिविडेंड मिल किससे रहा है? इंडियन कंपनी से। तो भले ही तुम नॉन रेजिडेंट हो, फिर भी तुम्हें इंडिया के अंदर टैक्स पे करना है, क्योंकि हम इस इनकम को क्या ट्रीट कर लेते हैं? डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ऐसा आप जो डीम टू बी रिसीव्ड का पॉइंट्स पढ़ते हो ना, वो सारे इंडियन रेजिडेंट के ऊपर लगते हैं। सैलरी रेजिडेंट को ही मिलेगी, क्योंकि आप पेंशन वगैरह वगैरह वाली बात करते हो, वो रेजिडेंट होता है, क्योंकि सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स अभी तक अधिकतर पॉइंट्स किस पे लग रहे हैं? किसी नॉन रेजिडेंट पे लग रहे हैं, जो इंडिया में रह ही नहीं रहा। वो इंडिया में रह नहीं रहा, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इनकम भी कहां मंगवाएगा? इंडिया के बाहर मंगवाएगा। लेकिन अगर उस इनकम का सोर्स इंडिया है, तो इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। उसे इंडियन इनकम बोल दिया जाता है। फेसबुक के लिए ये जो डिविडेंड की इनकम है, ये क्या होगी? इंडियन इनकम होगी, और इंडियन इनकम पे तो सबको टैक्स पे करना होता है। 3 पॉइंट्स एकदम क्लियर। चलिए, अभी जो आपका इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस वाला पॉइंट है, ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों का सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, 4, 5, 6 इन तीनों का सेम ट्रीटमेंट होगा। वो क्या ट्रीटमेंट होगा देखो, समझना। इधर हम बात करते हैं कोई इंडिया का रेजिडेंट, जैसे सपोज अपना रेजिडेंट कौन चल रहा है? शाहरुख। अपना रेजिडेंट कौन चल रहा है? शाहरुख खान। ठीक है, इधर अपन ले लेते हैं अपने कोई बढ़िया सा नाम बताओ, योगी जी को ले लेते हैं। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं योगी जी को। ठीक है, या चलो अब योगी जी को ले लिया, तो फिर शाहरुख खान को हटाओ। योगी जी, योगी जी के आगे शाहरुख खान क्या चीज है? नहीं नहीं, मुझे कोई नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं इधर। जैसे अपन बात करते हैं इधर, वो कौन है? अरे नहीं, हाँ अच्छे लोगों को लेंगे। ठीक है, और फिर इधर तीसरा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी। मोदी जी रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 3 लोग हैं। इसमें मैं इधर मार्क कर देती हूँ, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये नॉन रेजिडेंट है। ये योगी जी तो रेजिडेंट है, भारत छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। भारत छोड़ो, ये यूपी छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, और ये कौन है? ये तो अपने सरकार, भारत की सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इधर एक अभी वो कौन है? मेलोडी, कौन है वो? मेलोनी, NI या NY? NI। हाँ, मेरे को इसका नाम हमेशा मेलोडी याद होता है। ठीक है, मेलोनी सबको पता होगा, है ना? मेलोनी पता है अंकिता, है ना? वो मोदी जी वाली। तो मेलोनी जी क्या है? नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, मैं बन जाएंगी कुछ दिनों में 10 इतना इंडिया में रही तो। इंडिया में नहीं गई, बट आपने अरे ना ना ना, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री को सिंगल रहने दो, मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहने दो उनको, अभी तक 78 की उम्र तक थे ना, अब तो ना रहे। खैर, इधर अपन बात करते हैं। तो मेलोनी जी ने क्या करा, जब ये इंडिया आई वो G20 समिट के लिए, तो इन्होंने इंडिया से ब्याज ले लिया, लोन ले लिया। मतलब मीठे मीठे में इंडिया को फंसा लिया इन्होंने। लोन ले लिया मस्त करोड़ों का। इन्होंने इंडिया से क्या ले लिया? लोन। अच्छा नहीं, इसका लोन नहीं, इंडिया ने इसको फंसा लिया। मान लो इंडिया ने इसको फंसा लिया। आप क्या कर रहे हो? कोई इसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो,
आप नॉन रेजिडेंट को क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो। इलॉन मस्क नॉन रेजिडेंट, वो एक नॉन रेजिडेंट को इंडिया पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट, ठीक है। योगी जी ने मेलोनी जी से लोन लिया, वो पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का। और एक सबसे सुपर डुपर मोदी जी ने मेलोनी जी से लोन लिया, वो भी पेमेंट कर रहे हैं किसका, इंटरेस्ट का। डन। अभी मेलोनी जी कौन, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट आ रहा है, ठीक। जो ये नॉन रेजिडेंट को नॉन रेजिडेंट से पेमेंट आ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना है क्या? ये तो बाहर की बाहर, बात समाप्त, बात खत्म। ये तो बाहर ही बाहर का मामला है ना, इंडिया का मामला तो है नहीं। इंडिया का मामला क्या है, रेजिडेंट पेमेंट कर रहा है और इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रही है। ये बात इंडिया की है ना भाई। मेलोनी जी को जो इंटरेस्ट का पेमेंट जा रहा है, वो भारत से कौन से दो केसेस में जा रहा है, एक तो योगी जी के केस में और एक मोदी जी के केस में। मस्क साहब के केस में जा रहा है क्या, इलॉन मस्क के केस में? नहीं, वो तो खुद ही नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, हमें क्या लेना देना है उससे? हमें कोई लेना देना है ही नहीं उससे। डन, ठीक। अब जिससे हमें लेना देना है उस पर बात करते हैं। इन दोनों से मतलब है, तो इन दोनों का ये देखते हैं कि इन्होंने जो ये इंटरेस्ट का पेमेंट करा है, क्या वो किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए करा है जो इंडिया में कंडक्ट हुई है। एक्टिविटी कंडक्टेड इन इंडिया। मान लेते हैं योगी जी ने मेलोनी जी से राम मंदिर के लिए ब्याज लिया था, तो वो इंडिया में कंडक्ट हुई है ना एक्टिविटी, उसका ब्याज दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए लोन लिया था ना, वैसे एकदम कंप्लीटली हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ना, मन से जा रही है सारी बातें कि यहाँ पैसे में सोच सच्ची में लोन ले लिया था क्या? नहीं नहीं, गवर्नमेंट को ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, मतलब आपने जो इस नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करा है ना, वो किस पर्पस के लिए करा है? या तो किसी ऐसी एक्टिविटी के जो इंडिया में कंडक्ट हो रही है, या फिर किसी ऐसे बिजनेस के कनेक्शन में लोन लिया था जो बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया में कंट्रोल हो रहा है। तो ये इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, मेलोनी जी के हाथ में जो ये इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव होगा ना, ये इनके लिए इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये पेमेंट, ये इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया ट्रीट कर ली जाएगी, क्योंकि भारत से मिल रही है। हाँ, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ब्याज मिल रहा है ना अच्छा खासा, वो भी कुछ तो इसको भी फायदा हो रहा होगा तभी लोन दे रही है। इंडिया से आप इंटरेस्ट के इनकम कमा रहे हो, ऐसे कैसे जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और सेम चीज लागू होती है रॉयल्टी के ऊपर भी और आपकी फी फॉर टेक्निकल सर्विस के ऊपर भी। जैसे मैं आपको रॉयल्टी का एग्जांपल दूं, मारुति एंड सुजुकी, इधर इस लोन के ऊपर वो वहां क्यों देगी टैक्स, इस इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर? ये तो उसे मिली इंडिया से है। हम इस इनकम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इस इनकम के ऊपर बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर तो उसे इंडिया में टैक्स पे करना है ना, क्योंकि इनकम कहां से मिली है, इंडिया में, इंडिया से मिली है। बाकी अगर कोई सी भी इनकम में ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कि किसी भी इनकम के ऊपर आपने दो जगह टैक्स पे कर दिया, वो कभी नहीं होता। आपसे किसी एक जगह पर ही टैक्स लिया जाएगा, जहां की भी कम रेट होगी ना, वहां की टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपसे टैक्स लिया जाएगा। वो चाहे इटली की बात करो चाहे इंडिया की बात करो।
वैसे इतना जो कंप्लायंस वाला टैक्स स्ट्रक्चर है ना, वो केवल इंडिया का ही है। इतना जो आप टैक्सेशन सिस्टम में पढ़ते हो ना, वो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम ही है, क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादा दिमाग रखते हैं ना। आगे से आगे चीजों को अवॉइड करने का दिमाग किसमें है? वो भी तो इंडिया के लोगों में ही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, क्या करें। चलिए अब देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर मारुति इंडियन कंपनी है। मारुति क्या है? इंडियन कंपनी। जानते हो ना मारुति सुजुकी, इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी तो ऑलवेज क्या होती है? रेजिडेंट। मारुति जो है वो सुजुकी को, सुजुकी क्या है ना? जापान। सुजुकी कहां की है? जापान की है। सुजुकी है आपकी फॉरेन कंपनी। इसका कोई भी ऑफिस वगैरह कुछ भी इंडिया में भी नहीं है। तो ये हो गई आपकी नॉन रेजिडेंट। अब क्या मारुति जो है वो सुजुकी को रॉयल्टी का पेमेंट करती है? बिल्कुल करती है। मारुति सुजुकी को रॉयल्टी का पेमेंट करती है कि आपका जो नो हाउ है ना, सुजुकी अपना पूरा नो हाउ शेयर करती है मारुति से कि ऐसे ऐसे ऐसे। मारुति थोड़ी गाड़ियां बनाती है, वो जो इंजन वगैरह का काम होता है ना पूरा, वो पूरा किसका है? सुजुकी का है, मारुति का नहीं है। तो इस चीज के लिए मारुति क्या पेमेंट करती है? उसे रॉयल्टी का पेमेंट करती है। ये जो रॉयल्टी का पेमेंट सुजुकी को मिला है, ये इंडिया में टैक्स लग जाएगा। ये इंडियन इनकम बोल करके इंडिया में इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। जेन्युइन सी बात है भाई। आपको रॉयल्टी क्यों मिल रही है? क्योंकि आप इंडिया के किसी बंदे से या इंडिया की किसी कंपनी से कोई पैसा आप रॉयल्टी ले रहे हो ना। और वो क्यों ले रहे हो रॉयल्टी? क्योंकि आप इंडिया में कुछ बेच रहे हो, इंडिया में बेच रहे हो, इंडिया से पैसा कमा रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज आप एक नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स नहीं ले? ये तो कैसी बात हुई? सुजुकी का कितना बड़ा मार्केट कैप्चर मारुति की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि मारुति इंडिया की कंपनी थी, इंडिया के लोगों को जानती थी कि इंडिया के लोगों की डिमांड कैसी है। सुजुकी वो चीज नहीं जानती थी। वो क्या जानती थी? गाड़ियां बनाना, इंजन बनाना। तो इसने इंजन की सर्विस दी, मारुति ने मार्केट प्रोवाइड किया सुजुकी को। पैसा तो उस पर तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना। भारत में आकर के कमाई कर रहे हो, रॉयल्टी ले रहे हो और भारत को ही टैक्स नहीं पे करो, सरासर नाइंसाफी, गलत बात। तो ये वही बात हो गई रॉयल्टी की। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस रेजिडेंट का बिजनेस कहाँ है या एक्टिविटी कहाँ है? इंडिया में। गाड़ियां कहाँ बेच रहा है मारुति? इंडिया में बेच रहा है ना। ये डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया होगी। बिल्कुल, जहां शब्द आ गया ना इंडिया, टैक्स भरो। 100 बात की एक बात है यही, जहां इंडिया आ गया ना, भारत, मेरा भारत महान, बस। और यही सेम होता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए। फी फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब, आज जैसे सपोज मोहित जो है वो सीएमए ना करके एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट बन गया, मोहित। और मोहित जो है वो इंडिया के बाहर सेटल हो गया और इसका स्टेटस हो गया नॉन रेजिडेंट। मोहित पिछले 10 सालों से इंडिया के बाहर है, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन गया, पर मुझे तो पता है कि आर्किटेक्ट बन गया, ठीक है। तो इधर मैं रेजिडेंट इंडिया, और इंडिया में क्या, एक रेजिडेंट। मोहित को पेमेंट कर रही हूं, मोहित से मैंने टेक्निकल सर्विसेज की, भाई मोहित मैं नया घर बना रही हूं, उसका भी इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम तुम्हें करना है, उसके लिए पैसा तो मांगेगा भाई। अपना जो ये टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में पैसा तो मांगेगा ना। तो इसकी जो फीस होगी, जो इसे रिसीव हो रही है, वो क्या हो जाएगी? इसके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी।
वो टैक्सेबल हो जाएगी। 7 करोड़? हाय हाय मोहित, बड़े महंगे हो तुम तो। 7 करोड़ मांगेगा भाई मोहित। मैं ही डिजाइन कर लूंगी। मैं ही पता लगा लूंगी कौन सा गमला कहाँ रखना है, कौन सी लाइट कहाँ लगानी है। 7 करोड़ में तो मेरा घर बन के तैयार हो जाए पूरा, अच्छा खासा है ना। मतलब तात्पर्य समझ रहे हो? घर मेरा कहाँ, इंडिया में है ना, तो उसके लिए मैं कोई भी पेमेंट कर रही हूँ नॉन रेजिडेंट को, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट को, किस काम के लिए? किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो इंडिया में कंडक्ट हो रही है, या किसी ऐसे बिजनेस के लिए जो इंडिया से कंट्रोल्ड है, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो वो नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, वो इंडियन इनकम कहलाएगी। कोई सवाल? हाँ बिल्कुल पूछो। मतलब इंडिया के जनरेट कर रहा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को हम्म। नहीं, नहीं होता। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है एक, जो कंट्रीज के बीच में होता है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको दो अलग अलग कंट्रीज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है सेम इनकम के ऊपर। हाँ जी। तो मेरे लिए तो वैसे भी टैक्सेबल है ना, मैं तो रेजिडेंट हूँ। मैं तो रेजिडेंट बन गई, मेरे लिए तो वैसे ही सेक्शन 6 बोल देता है कि आप रेजिडेंट हो। रेजिडेंट का तो स्कोप क्या होता है, मेरे को तो रिसीव्ड इन इंडिया ही हो गई ना, यहां तो डीम्ड की बात ही नहीं आई। मेरे को तो क्या होगी, मैं तो मोहित से पैसा कहाँ मंगवाऊंगी, अपने इंडियन अकाउंट में, तो मेरे लिए तो वो रिसीव्ड इन इंडिया हो गई। जैसे आप ये होता है कि मोबाइल सिचुएशन और फिर आपको फॉरेन में बनवाना है, मुझे बाहर बनवाना है, मुझे बनवाना है, फिर आपको घर बनवाना है। आप क्या हो, रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट? उधर तो मैं रेजिडेंट हूँ। बाहर का टैक्स लॉ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इंडिया से कमाई हुई इनकम के लिए सोर्स। इसीलिए तो यहां पर ये दो शब्द बोले, एक्टिविटी कंडक्टेड इन इंडिया या फिर बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। इंडिया से कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। आप आज बोलो कि आप भी इंडिया के बाहर, जिससे घर बनवा रहे हो वो भी इंडिया के बाहर, और घर भी इंडिया के बाहर, इससे इंडिया के नहीं, नहीं बताओ। आप नॉन रेजिडेंट, ये मोहित आप नॉन रेजिडेंट, इधर मैं रेजिडेंट हूं क्या? ठीक है, मैं रेजिडेंट। अब आप आर्किटेक्ट मैं आर्किटेक्ट हूं, ठीक है, और मेरे को वहां पे घर बनवाना है। ठीक है, अब आपने मुझे पैसे भेजे हैं। मैं आपको पैसे भेजूंगी। मतलब सॉरी सॉरी, मैंने आपको भेजे हैं। मैंने मतलब आप ही को घर बनवाना है, तो आपके टैक्स आपने मुझे पैसे भेज दिए ना, मेरी इनकम हो गई ना, मेरी इनकम, मैं कौन हूँ, रेजिडेंट, मुझे तो टैक्स पे करना है। कोई लेना देना नहीं है मतलब आपकी मेरी तो। हाँ, मैं तो रेजिडेंट ही हूं, मेरी तो कहीं की भी इनकम हो, कहीं से भी मिली हो, मेरे लिए तो टैक्सेबल। वो डिपेंड करेगा मैं ROR हूं कि RNOR हूं, ROR हूं या फिर RNOR हूं। अगर मैं ROR हूं तो ग्लोबल इनकम, और अगर मैं RNOR हूं तो ये पूछेंगे कि ये इनकम इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। इंडियन इनकम किसको बोलते हैं? इंडियन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो मोहित से जो मैं पैसा ले रही हूं वो मेरे इंडिया के बैंक अकाउंट में मंगवा रही हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? इंडियन इनकम, टैक्सेबल हो जाएगी। रेजिडेंट के केस में तो इस तरीके से लॉ बनाया गया है कि रेजिडेंट को जो इनकम हो रही है ना, सब इंडिया में टैक्सेबल हो रही है। समझे? थोड़ा क्लियर हुआ? ओके।
सेक्शन 9 के हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? 6 तक के भी ये पॉइंट, 6 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए इसके, ठीक है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस का पॉइंट सेम है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ठीक है। अब नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या असेट सिचुएटेड इन इंडिया। मेरा एक घर इंडिया में है, ये मेरा घर कहाँ है? इंडिया में है। नहीं, ये मेरा सुंदर सा घर है, इसी को तो मैंने बनवाया तुमको 7 करोड़ दे करके, ये बना करके दिया तुमने मुझे 7 करोड़ में। हाँ, तो बस ये मंदिर ही बना करके दिया मोहित ने मुझे, 7 करोड़ और ले लिए। हाँ हाँ हाँ, लो तो फिर इस पे झंडा भी लगा दो, ये लो। ठीक है, तो मोहित ने ये घर मुझे बना करके दिया इंडिया में, और इस घर को मैंने रेंट पे चढ़ा करके, और मोहित तुम कहाँ के थे? यूएस में सेटल हुए थे ना, मैं भी यूएस भाग गई मोहित को पकड़ने के लिए। रुक तू, मैं बताती हूँ, तूने मुझे ये घर बना करके दिया ना, अब इससे कुछ तो इनकम रिकवर करूं, तो इसको यहाँ किराए पे चढ़ा करके मैं भी यूएस भाग गई मोहित को ढूंढने के लिए। कहाँ है ये मोहित? ठीक, तो मैं किधर चली गई? यूएस। मैंने ये घर किराए पे दे दिया, किराए की इनकम मुझे कहाँ रिसीव हो रही होगी? यूएसए में। ऑफ कोर्स मैं बाहर हूं तो मेरा खर्चा पानी सब बाहर ही चलेगा, तो मैं इनकम वही मंगवाऊंगी। बट ये 7 करोड़ का 9 लखा मकान किधर है? इंडिया में। इंडिया में है, टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। ये जो मेरा शीश महल है वो इंडिया में है, प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड इन इंडिया, इंडियन इनकम मान करके टैक्स लग जाएगा सबके लिए। डन, चाहे मंगवाई कहीं पर भी हो। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, मकान इंडिया में है, आपका म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, म्युनिसिपैलिटी वगैरह का वो पूरा पूरा सब कुछ इंडिया से ही कनेक्टेड है, तो इंडिया में आप इसको टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, ये तो 7th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 8th पॉइंट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। मेरा इंडिया के अंदर एक जमीन थी, पर दादाजी की जमीन थी, एक क्या था मेरा? वेकेंट लैंड। मैं तो इंडिया से बाहर चली गई, मैं तो सपोज यूएसए में सेटल्ड हूं, पर मेरी इधर परदादा जी की जमीन थी, वो मैं रैंडमली पिछले 15 दिन के लिए आई थी, 15 दिन में उस जमीन को क्या कर दिया? बेच बुचा करके नक्की कर दिया। मैं तो क्या हूं? नॉन रेजिडेंट हूं, क्योंकि मैं तो केवल 15 दिन के लिए आई हूं, और पिछले 10 साल से इंडिया से बाहर हूं। और मैंने क्या करा? 15 दिन में आई ना, तो 15 दिन में भी क्या करा? अपने दादाजी की जमीन को बेच दिया। जमीन माने कैपिटल असेट, कैपिटल असेट बेच दिया। पैसा चाहे कहीं भी मंगवाया हो, कैपिटल असेट कहाँ था? इंडिया में। जमीन कहाँ थी? इंडिया में। इंडिया के असेट को आपने ट्रांसफर करा, इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। डन। आप जितने पॉइंट्स इसमें पढ़ोगे ना, उन सबका इंडिया से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, सबका। समझ आया ये? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट, गिफ्ट बाय रेजिडेंट। रेजिडेंट माने मैं, सपोज मैं इधर, मैं रेजिडेंट, ठीक है, मैं एक रेजिडेंट हूं, मैंने एक नॉन रेजिडेंट या फिर एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को गिफ्ट दिया है। एनी गिफ्ट, एनी अमाउंट। वैसे इधर अमाउंट 50,000 का जाता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। 50,000 तक गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो 50,000 के ऊपर ये वाला प्रोविजन तो कब आया? 1/4/23 के बाद अगर गिफ्ट दिया, उससे पहले का जो भी गिफ्ट होता था ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाता था, उस पर नहीं लगता था टैक्स। इधर स्कोप ऑफ टोटल इनकम में नहीं मानते थे, हेड में टैक्सेबिलिटी अलग होती है, हेड्स के अंदर।
1/4/23 से ये प्रोविजन लेकर के आए और इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या करा, इसको भी टैक्सेबल कर दिया। मतलब एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को अगर गिफ्ट देता है 50,000 से ऊपर का गिफ्ट, तो वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आज सपोज मोहित नॉन रेजिडेंट था ना, मोहित ने मेरे लिए इतना सुंदर सा घर बनाया, तो उसके बदले में मैंने मोहित को क्या दे दिया, एक डायमंड गिफ्ट कर दिया। 7 करोड़ का घर तो तूने बनाया, जो तो बनाया, ठीक है, तो एक काम करिए 10 लाख का डायमंड और रख ले। मोहित को एक डायमंड गिफ्ट कर दिया इतना सुंदर घर बनाने के लिए, एज अ गिफ्ट दिया, 50,000 से ऊपर की वैल्यू का गिफ्ट है, टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हें पे करना होगा। हाँ जी, गिफ्ट इनकम मानी जाती है। और ऐसे ही अगर किसी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी गिफ्ट दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। डन, समझ आया? ये हमने ये सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए। करेंगे, बात करेंगे उस पर। तो अभी तक के क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हमने? सैलरी अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, सैलरी अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन इंडियन गवर्नमेंट से अगर पैसा कमा रहा है, एम्बेसी वाला पॉइंट। फिर एक पॉइंट पढ़ा हमने रिलायंस और फेसबुक वाला, रिलायंस अगर फेसबुक को डिविडेंड का पेमेंट करिए, फेसबुक के लिए इंडिया में वो पेमेंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस का एक साथ, ठीक है, उसमें योगी जी, मोदी जी, मेलोनी को इंटरेस्ट का पेमेंट, रॉयल्टी का पेमेंट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट, तो मेलोनी के लिए वो पेमेंट क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक्टिविटी या बिजनेस कहां पर है, सेटअप और कंट्रोल्ड इन इंडिया है तो। उसके बाद कोई भी ऐसा असेट जिससे आपको इनकम हो रही है और वो असेट कहां है, इंडिया में है तो। नेक्स्ट, कोई कैपिटल असेट बेचना, ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना, ये सेल हो गया। और ये वाला पॉइंट करता है यूज, प्रॉपर्टी को यूज मतलब रेंट पे देना, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रेंट। नेक्स्ट वाले में तो आपने प्रॉपर्टी बेच ही दी, ट्रांसफर मतलब होता है सेल। और फिर लास्ट, रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को गिफ्ट दिया, वो भी क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। डन, ये सारी कहानी क्लियर एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शंस इन इंडिया। तो अब ये बिजनेस कनेक्शंस क्या क्या होते हैं ये समझना है। ये मैं आपको 3 बहुत ही गजब एग्जाम्पल से समझा दूंगी इनको, है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक। बिजनेस कनेक्शन किसे बोला जाता है? पहला, 3 पॉइंट्स में एक्ट ने इसे डिफाइन करा है, तीनों को अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। टाटा और इधर आपकी जैगवार। जैगवार को जो सेल करनी होती है वो टाटा के थ्रू करता है इंडिया में, बिल्कुल। टाटा क्या है, रेजिडेंट, जैगवार क्या है, नॉन रेजिडेंट। टाटा का जैगवार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन इंडिया। टाटा का जैगवार के साथ में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके बिहाफ पे हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इंडिया के अंदर जैगवार की गाड़ियां कौन बेचेगा, टाटा बेचेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। डन। अब इसके लिए जैगवार को कुछ पेमेंट रिसीव हो रहा होगा ना, जो गाड़ियां बेची है टाटा ने, जैगवार को पैसा मिल रहा होगा ना, जैगवार को मनी रिसीव हो रहा होगा, तो जैगवार के लिए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लिया जाएगा। जैगवार के लिए इसको क्या बोल देंगे हम, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और ये इनकम इसके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। जैगवार की गाड़ियां कहां बिक रही है, इंडिया में, इनकम कहां से हो रही है, इंडिया से। बिजनेस कनेक्शन किससे है, इंडियन कंपनी से है, टाटा इज एन इंडियन कंपनी,
टाटा से आपका बिजनेस कनेक्शन है, इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी मारुति सुजुकी। पर वहां पर टेक्निकल सर्विस की बात हो गई, यहां कोई टेक्निकल सर्विस नहीं ले रहा टाटा। टाटा इधर जैगवार से कोई सर्विस नहीं दे रहा, सीधी की सीधी बस गाड़ियां बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। गाड़ियों पे नाम जैगवार का ही आता है, टाटा नहीं आता। मारुति सुजुकी में तो दोनों आता है, मारुति सुजुकी, वो तो उनका जॉइंट वेंचर है। यहां टाटा और जैगवार का जॉइंट वेंचर नहीं है। टाटा ने ये बोला है कि हम ओन कैपेसिटी में आपकी गाड़ियां बेचेंगे, उसमें आएगा वो चीता ही, जैगवार, सॉरी चीता नहीं होता, वो जैगवार ही होता है। हाँ, स्टारबक्स का भी सेम है, बस स्टारबक्स के नीचे वो लिख देता है टाटा यूनिट या ऐसा करके वो लिखता है उसके नीचे। तो स्टारबक्स की तो उसने एक्चुअली फ्रेंचाइजी ली, वो फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट अलग चला गया, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूंगी, ठीक है। अभी सेकंड, आप सब जरा ना गूगल पे एक वर्ड सर्च करो, जुबिलिएंट फूड वर्क्स, है सुना हुआ होगा, देखा तो कहां से होगा। जुबिलिएंट फूड वर्क्स ऑलरेडी है ना, हार्ड कॉपी है। नहीं, आप लिख रहे हो ना, लिख रहे हो ना, इसीलिए तो लिखने का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। जुबिलिएंट, JUBILIANT, जुबिलिएंट फूड वर्क्स। इसमें देखो कहीं डोमिनोज का नाम आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल, हाँ, जुबिलिएंट फूड वर्क्स। तो डोमिनोज जो है ना, क्या डोमिनोज इंडिया का है क्या? ना जी। अगर हम डोमिनोज की बात करें तो जो डोमिनोज है, डोमिनोज आपका इंडिया का नहीं है, ठीक है कहाँ का वैसे डोमिनोज, मैं देखती हूँ, रुक जाओ। ये है आपका यूएस, डोमिनोज का यूएस। मुझे जुबिलेंट फूड वर्क का तो आइडिया था कि ये तो इंडिया का ही है। इधर अपन जुबिलेंट फूड वर्क और डोमिनोज की बात कर रहे थे ना, ठीक है, एकदम रियल एग्जाम्पल क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ। ये जुबिलिएंट फूड वर्क और ये है आपका डोमिनोज। जो मस्त मस्त पिज्जा खाते हो ना, इसका वो पिज्जा जो है वो क्या है, जुबिलिएंट फूड वर्क ने डोमिनोज को कह रखा है कि आपके नाम पर भारत के अंदर पिज्जा कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, जुबिलेंट फूड वर्क बनाएगा। ऊपर टाटा जैगवार नहीं बना रही थी, पर इधर जुबिलेंट फूड वर्क क्या बना रहा है, पिज्जा बनाएगा। डोमिनोज का नाम वाम सब डोमिनोज का आएगा, लेकिन उसमें नीचे बाय जुबिलेंट फूड वर्क। कभी ना उस डोमिनोज के डिब्बे को ध्यान से पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली ये मिलेगा जुबिलेंट फूड वर्क्स, ठीक। तो उसके लिए ये क्या कर रहा है, कुछ पेमेंट कर रहा है। डोमिनोज क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट, और ये हो गया रेजिडेंट। डोमिनोज का बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लिया जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और डोमिनोज को इस पैसे पे क्या पे करना है, इंडिया में टैक्स पे करना है, ठीक है। जो ये पिज्जा बेचता है उसके बिहाफ पर नाम उसका, लेकिन अपना भी ऐड करेगा। जैसे आपने स्टारबक्स और टाटा का एग्जांपल लिया, तो जब भी आप स्टारबक्स को देखोगे ना, उसके उस औरत को देखोगे, तो वो औरत के नीचे आपको दिखाई देगा टाटा। इंडिया के अंदर जहां जहां स्टारबक्स है वहां वहां आपको दिखाई देगा अ टाटा यूनिट, क्योंकि वो टाटा ने स्टारबक्स से कॉन्ट्रैक्ट करा है कि आपके नाम पर कॉफी हम बेचेंगे इंडिया में, नाम आपका ही रहेगा स्टारबक्स। जैगवार पे कहीं आपको आगे पीछे कहीं टाटा नहीं दिखेगा, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि उसने केवल सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा है। यहां पर ये बनाएंगे भी और बेचेंगे भी,
तो डोमिनोज ने क्या शेयर करा? रेसिपी। डोमिनोज ने क्या शेयर करा? अपने पिज्जा बनाने की रेसिपी, अपने सॉसेस वगैरह, उसका पेमेंट लेती जा रहा है डोमिनोज। तो डोमिनोज का हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बोल करके डोमिनोज के लिए वो क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाएगा। आप तो बोलो डोमिनोज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में, तो जो बिलियंट फूड वर्क बेच रहा है, डोमिनोज तो बेच ही नहीं रहा, तो टैक्स ही नहीं लगेगा। नो, डोमिनोज का कनेक्शन है इंडिया से, और कनेक्शन है तो इंडिया से जो इनकम हो रही है वो आपकी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? इंडिया में टैक्सेबल होगी ही होगी। बात समझ रहे हो? नहीं समझ आया? अभी फिर एक और इसका लास्ट और एक एग्जांपल बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का। ये अपने जेठालाल, जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। जेठालाल की क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जेठालाल जो है अपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेडमी, शाओमी जिसको बोलते हैं, शाओमी, शायद सही स्पेलिंग है, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, है ना? शाओमी। जेठालाल प्योर रेजिडेंट गुज्जूबाई, ठीक है। और शाओमी क्या? 100% नॉन रेजिडेंट, चाइना का है मेरे हिसाब से, है ना, नॉन रेजिडेंट। जेठालाल क्या करता है? स्टॉक मेंटेन करता है शाओमी के बिहाफ पर। जेठालाल क्या करता है? शाओमी के बिहाफ पर स्टॉक मेंटेन करता है, ऑर्डर रिसीव करता है, रिसीव्स ऑर्डर। भाई आज जैसे जेठालाल ने क्या करा, महीने क्या हुआ, शाओमी के ऑर्डर्स आए उसके पास, और उसने आपको बोल दिया 3 दिन बाद आकर के लेना मोबाइल, या 5 दिन बाद आकर के लेना। वो उतने टाइम में क्या करेगा? वो शाओमी का जो भी उसके पास में एजेंट वगैरह होगा उसको बोलेगा कि इसके इतने ऑर्डर्स आए हैं, वो उसको प्रोवाइड करेगा ला करके। तो दैट मीन्स इंडिया में, मुंबई में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी शॉप है जो शाओमी के बिहाफ पर क्या करती है? स्टॉक मेंटेन करती है, और शाओमी के मोबाइल इंडिया में बेचने में मदद करती है। तो शाओमी का हम मान लेंगे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इसका हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लेंगे। बिल्कुल, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। वरना शाओमी बोल दे ये जेठालाल जाने, इसका काम जाने, ये बेच रहा है, इनकम तो इसकी है, मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है। नहीं, इनकम है आपकी। जेठालाल तो केवल एक जरिया है इंडियन मार्केट में आने का, वो आपके बिहाफ पर ही तो स्टॉक मेंटेन कर रहा है। वो खुद थोड़ी ना शाओमी का मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद थोड़ी बना रहा है, आपके बिहाफ पर स्टॉक मेंटेन कर रहा है और फिर उसको बेच रहा है। तो आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मानेंगे और उसे हम टैक्सेबल कर देंगे। ये 3 चीजों को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बोलते हैं। जैगवार टाटा जैगवार के बेसिस पर स्टॉक मेंटेन नहीं करता, जैगवार की गाड़ियों का स्टॉक नहीं रखेगा, वो ऑर्डर में बहुत ज्यादा टाइम जाता है उस चीज पे, है ना। तो जैगवार का ऑर्डर, जैगवार आपने टाटा पे गए, है ना, आपको इंडिया के अंदर जैगवार गाड़ी चाहिए तो वो मिलेगी आपको टाटा के थ्रू, ओनली एंड ओनली। वेयर एज शाओमी का मोबाइल चाहिए तो जेठालाल इज जस्ट एन एजेंट, मतलब नॉट एजेंट, एजेंट वर्ड प्रॉपर नहीं है, जेठालाल बस उसका स्टॉक मेंटेन कर रहा है। टाटा स्टॉक मेंटेन नहीं करता, टाटा का पूरा प्रॉपर सीधा जैगवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जेठालाल का सीधा शाओमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शाओमी के एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। जेठालाल, हाँ रिटेलर है जेठालाल तो केवल। डन, ये मैं फोटो भेज दूंगी। ये था बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और ये सब भी इनकम डीम्ड। बिल्कुल लिखते रहो, ये एग्जांपल्स बहुत काम आएंगे आपके, सीधा डायरेक्ट याद करने के लिए बहुत काम आएंगे ये एग्जांपल्स। ओके डन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ये कंप्लीट प्रैक्टिकल देखो, यहाँ काम आएगा आपका, ये 3 प्रैक्टिकल्स करेंगे ना। ओके ठीक है, थैंक यू।